चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेडिंग लिखिए बेटा। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज सिंपली प्योर सेमीकंडक्टर जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी मिक्स नहीं है, कोई इंप्योरिटी मिक्स नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर। व्हेन आई से प्योर सेमीकंडक्टर आई मीन दैट कि हमने इसके अंदर किसी प्रकार का कोई और एलिमेंट मिक्स नहीं किया है। नो impurity mixed। जनरली जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं या फिर बेटा जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो हमारी पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। बेटा फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स आपको हल्के फुल्के याद ही होंगे, जिसमें से दो अच्छे एग्जाम्पल जो हैं वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जो सिलिकॉन है उसका जो बैंड गैप है या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू बेटा 1.14 इलेक्ट्रोवोल्ट है, और जर्मेनियम जो है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेमीकंडक्टर हम उनको बोलेंगे जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम हो रफली, और ऑफ कोर्स बेटा दोनों का ही फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट से तो कम ही है। दोनों बेटा आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, इनके अगर बॉन्ड्स की बात करें तो बड़ा काफी हद तक इस तरह के इनके बॉन्ड्स बने होंगे। ये आपका सिलिकॉन अपने आस पड़ोस के बाकी जो सिलिकॉन के एटम्स होंगे उनके साथ ये इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे बेटा, इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। These bonds are your covalent bonds। जैसे अगर मैं एक बॉन्ड की अगर बात करूं तो इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। इस रीजन के अंदर बेसिकली आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से इस बॉन्ड के अंदर इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस बॉन्ड के अंदर इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगेन बेटा इस बॉन्ड के अंदर इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा बॉन्ड। इस सिलिकॉन के अगर देखो तो 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉनों का ये कंट्रीब्यूशन है। एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसके आउटर मोस्ट शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन है बड़ा वो है। तो these electrons are also known as your valence shell electrons। ये बड़ा valence electrons। These are your valence shell electrons, या सिर्फ और सिर्फ valence electrons भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या कि ऑफ कोर्स टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से अगर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर आपका 0 केल्विन से अगर ज्यादा होगा, जो आपके थर्मल एजिटेशंस होंगे उनके कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा। उनके कारण बड़ा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा। व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन तो आई मीन दैट कि जैसे बड़ा टेम्परेचर अच्छा खासा आएगा, और अगर टेम्परेचर इतना अच्छा खासा हुआ कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी की जो वैल्यू है वो रफली 1.14 इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में हुई, रफली ऑर्डर में हुई, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये इस वैलेंस बैंड को तोड़कर, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी।
बेटा क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसे हम होल कहेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इसे बेटा ऑफ कोर्स हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, इसे आप फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। तो थर्मल एजिटेशन के कारण जैसे टेम्परेचर जो है केटी की वैल्यू 1.14 इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में होगी, वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उस बॉन्ड को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बॉन्ड को तोड़कर बाहर आएंगे वैसे ही एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आ गया है और एक आपके पास होल आ गया है। तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। पेयर इसलिए क्योंकि बेटा एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया और एक होल क्रिएट हो गया। होल क्रिएट हो रहा है वैलेंस बैंड के अंदर, और बड़ा इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट हो रहा है वो ऑफ कोर्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वाले बात कर रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये कब होगा, जब आप इसको एनर्जी दोगे। एनर्जी किस फॉर्म में, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वो एनर्जी बढ़ा जैसे 1.14 इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह से बाहर आने से अंदर होल क्रिएट हो जाएगा, बाहर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह से लगातार ये मामला चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। अच्छा एक बात और बेटा, ये बात तो ठीक है ना, मैं इसमें यहां पर एक बात और बोलूंगा कि ऐसा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वापस बेटा, मतलब ऐसा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बार बार वापस होल के अंदर भी चले जाएंगे। जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वापस होल के अंदर भी चला जाएगा। तो कई कई बार क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है विल जंप इनटू होल। सर ये इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू होल का अर्थ क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू होल का अर्थ ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड के अंदर है बेटा, जो कंडक्शन बैंड के अंदर है, ये वापस से वैलेंस बैंड के होल में चला जाएगा। मतलब जो खाली जगह थी वहां चला जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस खाली जगह में चला जाएगा ऑफ कोर्स आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी खत्म, आपका होल भी खत्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन बेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से उछलकर वापस से अगर वैलेंस बैंड में चला जाएगा तो वो उस खाली जगह चला जाएगा जो उसने ऑफ कोर्स पहले कभी न कभी छोड़ी थी, है ना। तो इस केस के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज भी करेगा। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी कम है, एनर्जी कुछ ना कुछ लूज भी करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो एनर्जी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा। जब इलेक्ट्रॉन उछल के वापस यहाँ से आएगा उसे हम रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। हर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एक इस तरह का इक्विलिब्रियम आ जाता है जब लगातार इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आते रहते हैं फिर नीचे आते रहते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर आते रहते हैं लगातार नीचे आते रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन बड़ा ऊपर से वापस नीचे आता है। तो एक लगभग एक आपका इक्विलिब्रियम सा सेट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा वो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। इस कारण से पूरे के पूरे हमारे इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एक थर्मल इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा, उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, चलता रहेगा। सर फिक्स कैसे रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना बेटा। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस भी नीचे आएंगे। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा, उसमें उसको एनर्जी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन वापस से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड के अंदर आएगा तो आपका रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन में उतनी एनर्जी वापस रिलीज हो जाएगी। तो इस कारण से थोड़े टाइम बाद आपका एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और उस इक्विलिब्रियम में आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम भी है। आपके टेम्परेचर चेंज होने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। आई होप इट्स ओके। तो थोड़ी देर बाद में आपके पास इस तरह से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन यहाँ से मैं एक बात बोल दूँ, दो मेन बात है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ से उठकर बाहर आना, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इलेक्ट्रॉन का वापस इस खाली जगह में कूदना, वापस जंप करना बेटा, दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। दोनों वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। इक्विलिब्रियम के टाइम ऑफ कोर्स बेटा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ रहे होंगे। लगातार ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहेगा। रफली मैं ऐसा कह सकता हूँ, रफली बेटा मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रूम टेम्परेचर पर 10⁻18 सिलिकॉन एटम्स जो होंगे, 10⁻18 सिलिकॉन एटम्स जो होंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा।
वेन आई से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा, इसका मतलब एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और एक बेटा आपका होल होगा। कितने? 10⁻18 सिलिकॉन एटम्स रूम टेम्परेचर पर अगर होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा, तो एक तो आपका बड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और एक आपका होल होगा। कितने सिलिकॉन पे? 10⁻18 सिलिकॉन पे। अच्छा, एक बात तो तय है ना कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑफकोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एजिटेशन ज़्यादा आएंगी, एनर्जी ज़्यादा आएगी, तो उनके बाहर निकलने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर बाहर निकलने की संभावना अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है कि आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या और जो होल्स हैं उनकी संख्या तो बढ़ेगी। तो एक बात तो तय है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इस केस में आपके जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बढ़ेंगे, और ऑब्वियस बात है कि बेटा आपके जो नंबर ऑफ होल्स हैं बेटा वो भी बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं तीन टर्म्स और बताना चाहता हूं। अच्छी टर्म्स से बेटा हमारे काम आएंगे। पहली है बेटा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं Ne से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसका वही अर्थ है जो हमारा अगर किसी को याद हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में था। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अर्थ कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज जस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक टर्म और होगी, दैट इज होल डेंसिटी। बेटा उसे हम NH कहेंगे, और इट इज बेसिकली नंबर ऑफ होल्स, कितने नंबर ऑफ होल्स हैं डिवाइड बाई आपका जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका वॉल्यूम। दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें आपने इस बात को नोटिस किया होगा बेटा, हाँ आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के कोवेलेंट बॉन्ड को टूटकर बाहर निकलने पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है और एक ही होल क्रिएट होता है। तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है और जो होल्स की संख्या है वो तो बराबर होगी, और अगर दोनों बराबर होगी तो आप कह सकते हो कि Ne शुड बी इक्वल टू NH। बड़ा Ne शुड बी इक्वल टू NH। इसको बड़ा हम Ni भी लिख सकते हैं, और इसे हम एक नाम देते हैं, बड़ा इसे हम एक नाम भी देते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। बड़ा इट इज इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी या फिर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ये दोनों शब्द बेटा आपको नजर आएंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम लिखे रहते हैं, है ना। NCERT में बेटा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन शब्द ज़्यादा यूज कर रखा है। हालांकि पीछे जो सवाल होते हैं बेटा उनमें इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी भी एक दो जगह लिखा हुआ है, लेकिन वो बच्चे अर्थ निकाल लेते हैं उसको, उनको खास दिक्कत नहीं आती। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात से तो हम मेरे ख्याल से एग्रीड हैं बेटा, एक बात से तो हम लोग शायद एग्रीड हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ऑफ कोर्स उतने ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे थर्मल एजिटेशन के कारण। जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे। तो मेरे बच्चे शायद एग्रीड हैं कि Ne की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, NH की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और Ni की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सब बराबर ही तो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो सारे ज़्यादा बढ़ेंगे। इनका एक फॉर्मूला भी है बेटा, Ni इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट T⁻³ इंटू E⁻⁻ डेल्टा Eg अपॉन kT। ये जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, या फिर आपके जो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, या फिर ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, ये टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी कर रही है उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर की पावर 3 E⁻⁻ डेल्टा Eg। दिस डेल्टा Eg इज ऑफ कोर्स बड़ा योर फॉरबिडन एनर्जी गैप
K इज योर बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड T बेटा चाहे यहां वाला चाहे यहां वाला, दिस T इज ऑफ कोर्स टेम्परेचर इन केल्विन। ये बेटा आपका टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, ठीक है। ऐसा कोई बहुत तगड़ा फॉर्मूला तो नहीं है कि जैसे हम याद रखें, है ना, ऐसा कोई बहुत शानदार फॉर्मूला तो नहीं है, बट फिर भी ठीक है बेटा, कभी काम आ जाए तो आप कह सकते हो जैसे मुझे याद है, नहीं भी याद हो तो ऐसा बेटा कुछ नहीं, कोई पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा, हालांकि थोड़ा सा रिपीटेटिव है, बट सुनिएगा। जैसे बेटा मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई सिलिकॉन है, ठीक। जैसे बेटा मान लीजिए कि इसका कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर बेटा यहाँ पर आ गया, तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका होल हो गया। अगर मैं इस तरफ यहाँ पर हायर पोटेंशियल लगाऊं और इधर लोअर पोटेंशियल लगाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ भागेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा अगर इस तरफ भागेगा तो उसके कारण करंट आएगा ऐसे, जिसे मैं बोल सकता हूँ IE, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ भागेंगे तो होल जो होगा वो इस तरफ भागेगा। होल को तुम इफेक्टिवली +E चार्ज का मान सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कहता बेटा होल पॉजिटिव चार्ज है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी के तौर पे कह रहा हूँ कि आप होल को +E मान सकते हो। कैसे कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का मैंने तुम्हें कहा कि बेटा कॉम्बिनेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन रिकॉम्बिनेशन लगातार चलता रहता है। तो हो सकता है कि बेटा कभी ना कभी कोई यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो थर्मल एजिटेशन के कारण बाहर आ जाए, और जैसे ही बाहर आ गया उसके बाद इस होल पर रिकम्बाइन ना होके इस होल पर रिकम्बाइन हो जाए। भाई जरूरी थोड़ी कि उसी होल में रिकम्बाइन हो। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कूद के वापस यहाँ नहीं गया बल्कि यहाँ चला गया, और जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया वैसे ही बड़ा आपका होल यहाँ पर आ गया। तो आपका होल बड़ा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। होल अगर यहाँ से यहाँ पहुँच गया इसका मतलब -E चार्ज इधर से इधर आ गया। पहले -E चार्ज यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया। -E चार्ज यहाँ से यहाँ आता मान लो या +E चार्ज यहाँ से यहाँ आता मान लो, एक ही बात है। -E चार्ज अगर इधर से इधर आएगा तो ऑफकोर्स करंट इस तरफ आएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो +E चार्ज यहाँ से आ गया तब भी करंट इधर की तरफ आएगा। तो ये जो होल इस तरफ मूव कर रहा है इसके कारण बेटा कोई ना कोई करंट आएगा, और उस करंट की डायरेक्शन भी यही है जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण जो करंट था उसकी डायरेक्शन और होल्स के मोशन के कारण डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। जो नेट करंट आएगा बेटा वो आपको IE + IH आएगा। इसमें से ये ऑब्वियस बात है, मैं आपको समझा भी चुका हूं कि IH की जो वैल्यू है वो इन जनरल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कम होती है। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि होल्स का जो मोशन है उसमें बेटा आपका ये प्रोसेस बार बार हो रहा है। कौन सा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड देन रिकॉम्बिनेशन, जनरेशन रिकॉम्बिनेशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने वाला प्रोसेस बीच में आ रहा है, और ऑफ कोर्स इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन एक बार क्रिएट हो गया तो लैटिस में भाग रहा है बड़े आराम से, उसको दिक्कत ही नहीं है। लेकिन होल के इधर से इधर आने के लिए बार बार कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना बीच का एक प्रोसेस है, और उसके कारण IH की वैल्यू कम होगी और IE की वैल्यू ज्यादा होगी। फेयर एनफ। तो ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप चीज नोटिस करोगे कि आपका IH कम होगा और IE बड़ा। फेयर एनफ। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बेटा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। एक तरह से बेटा ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है इसका सीधा सीधा अर्थ ये कि बेटा हमने कोई ना कोई इसके अंदर इम्प्योरिटी मिक्स की है। इट मीन्स दैट वी मिक्स्ड सम इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनके अंदर हम लोगों ने कोई इंप्योरिटी मिक्स की है। इंप्योरिटी मिक्स करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बना है उसका हमने नाम निकाल दिया है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंप्योरिटीज हम मिक्स करते हैं उसमें से दो स्पेसिफिक बड़ा केसेस हैं। एक आपके पास है कि
ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। बड़ा ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मतलब ऐसे एलिमेंट्स आपने मिक्स किए हैं जिसके वैलेंस बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। हमारे सिलिकॉन के पास तो 4 थे, इसके पास 3 है, तो आप कह सकते हो कि इट विल हैव ट्राइवेलेंट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल। इससे जो आपका सेमीकंडक्टर बनता है उसका हम नाम निकालेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा क्या नाम निकालेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह से हम एक तरह की इंप्योरिटी और मिक्स करते हैं, इट इज नोन एज पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करेंगे। भाई हमारा जो इंट्रिंसिक था उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन वाले वैलेंस शेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हो वो एलिमेंट भी मिक्स कर सकते हो, और वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो ऐसे एलिमेंट्स भी आप मिक्स कर सकते हो। तो ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज हैं इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल होंगे, और इनके मिक्स करने के बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है उसका हम नाम निकालेंगे, बड़ा दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। फेयर इनफ। अब मेन बात ये आ गई कि आप कहोगे सर ये इंप्योरिटी मिक्स करने का फायदा क्या है? बड़ा फायदा तो है। जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसके अंदर हम जानते थे कि अगर मान लीजिए कि 10⁸ सिलिकॉन है, बेटा 10⁸ सिलिकॉन है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल होगा। बहुत कम है बेटा, ये तो बहुत कम है। बट एक बार चेक करो ना, 10⁸ सिलिकॉन है, मैंने शायद 10⁻18 लिखा दिया होगा, पहले चेंज कर लेना, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं मैंने क्या लिखा दिया। 10⁸ सिलिकॉन्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल इतने सारे सिलिकॉन के पास है, इनकी संख्या तो बेटा बहुत छोटी है, ये तो वेरी स्मॉल है। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या अगर इतनी छोटी होगी तो इसका मतलब आपके पास ये चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज को ले जाने वाले कैरियर्स हैं वो तो बहुत कम है। और अगर ये चार्ज कैरियर्स बहुत कम है तो बहुत कम चार्ज को ले जा पाएंगे, बहुत कम करंट आएगा, बहुत कम करंट आएगा तो ऑफकोर्स बड़ा कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इनके लिए मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो तो बड़ा ज्यादा होती है, और आपकी जो कंडक्टिविटी है वो काफी कम होती है। अब मैं किसी तरह से कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता हूं और रेजिस्टिविटी को घटाना चाहता हूं, और वो भी ऐसे नहीं कि दुगना तिगुना, मैं उसको थाउजेंड्स टाइम्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स टाइम, इवन लैक्स ऑफ टाइम्स मैं उसको चेंज कर सकता हूं। और उसको चेंज करने के लिए बड़ा हम यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग या बड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। तो हम क्या करेंगे कि टू इंक्रीज conductivity by thousands times we mix an impurity, और impurity मिक्स करके हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे। और ये जो मिक्सिंग ऑफ impurity है बड़ा, इसका हम एक नाम भी देते हैं, बट इट इज नोन एज डोपिंग, तो चलिए बच्चा बारी बारी से हम दोनों को देखते हैं, हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को बारी बारी से देखते हैं, हमारे काफी काम की चीजें हैं। सुनिए बच्चा, सबसे पहले बड़ा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। बड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे मैंने आपको कहा कि हम इंप्योरिटी मिक्स करेंगे हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम एक इंप्योरिटी मिक्स करेंगे, और ये जो इंप्योरिटी है ये कौन है? ये आपका बेटा कोई पेंटावेलेंट एलिमेंट है। पेंटावेलेंट मतलब जिसके बेटा आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो।
आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बड़ा आपको इतनी हल्की फुल्की केमिस्ट्री तो आती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 5th ग्रुप है उसके पास होती है, मेरे ख्याल से नाइट्रोजन फैमिली होती है वो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर हम 5th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे, बड़ा 5th ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे बेटा फॉस्फोरस हो गया और आर्सेनिक हो गया, ये दो बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, फॉस्फोरस या आर्सेनिक। चलिए बच्चों, कैसे मिक्सिंग करनी है सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये कोई सिलिकॉन जो है वो इस तरह से बेटा बड़े आराम से बॉन्ड बना के बैठा है बेटा इस तरह से, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसके अंदर फॉस्फोरस ऐड किया, और फॉस्फोरस जिस कंसेंट्रेशन में ऐड करना है वो आप ऐसा कह सकते हो कि नियरली, बेटा फिक्स नहीं है, नियरली आप ऐसा कह सकते हो कि 10⁴ सिलिकॉन जो है, मतलब लगभग 10,000 सिलिकॉन के अंदर आप एक फॉस्फोरस ऐड कर रहे हो। बेटा 10,000 सिलिकॉन के जो एटम्स हैं उसमें एक फॉस्फोरस ऐड कर रहे हो, तो हर 10,000 सिलिकॉन पे एक सिलिकॉन ऐसा होगा जिसको फॉस्फोरस रिप्लेस कर देगा, बेटा जिसको फॉस्फोरस रिप्लेस कर देगा। बाकी सिलिकॉन वैसे के वैसे पड़े होंगे लेकिन फॉस्फोरस रिप्लेस कर देगा। अब कहानी बेटा ये है कि फॉस्फोरस तो आपके पीरियोडिक टेबल के 5th जो ग्रुप है उसका हिस्सा है, उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर जो सिलिकॉन था उसके पास तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कितने हैं 5, तो 5वां जो है वो हल्के से थर्मल एजिटेशन से, बहुत हल्के से थर्मल एजिटेशन से सटाक से बड़ा बाहर आ जाएगा ये 5वां। और जो 5वां है ये सटाक से बड़ा जैसे बाहर आ गया, बाहर आते ही मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि दिस इज अवर, कौन बड़ा, दिस इज अवर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, बेटा दिस इज अवर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो जितने आपने फॉस्फोरस ऐड किए, बेटा जितने आपने फॉस्फोरस ऐड किए उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो क्रिएट ही हो गए आपके पास, क्योंकि जितने फॉस्फोरस ऐड करोगे उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। जिस सिलिकॉन को रिप्लेस कर रहा था उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे और बॉन्डिंग के लिए सिर्फ 4 ही चाहिए, जो 5वां बचा वो बेटा सटाक से थोड़े से थर्मल एजिटेशन से बाहर आ जाएगा, और बाहर आते बेटा बड़े आराम से कंडक्शन में काम दे सकता है। तो जितने फॉस्फोरस आप ऐड करोगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अचानक से आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ phosphorus atoms will get added, बेटा वो अचानक से इस तरह से ऐड हो जाएगा, और इस कारण से बेटा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो नंबर ऑफ होल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा आ जाएगी, बेटा बहुत ज्यादा आ जाएगी। नंबर ऑफ होल्स तो बहुत कम हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ होल्स तो बहुत कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ही ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन कितने आ गए एक्स्ट्रा, जितने फॉस्फोरस ऐड करोगे उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, फेयर एनफ, उतने बेटा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए। मैं इस बात को तुम्हें बेटा अपने जो बैंड वाला जो अरेंजमेंट है उससे भी समझा रहा हूं, सुनना। हम जानते हैं कि हमारा जो वैलेंस बैंड है बेटा वो तो ये रहा बेटा, दिस इज अवर वैलेंस बैंड, ठीक है बेटा, ये आपका कंडक्शन बैंड है। ये बेटा आपका कंडक्शन बैंड, और ये जो आपका कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है इनके बीच डिफरेंस सिलिकॉन की अगर बात करो तो 1.14 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन इस फॉस्फोरस ऐड होने के कारण एक डिफरेंट एनर्जी लेवल और क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम, ये फॉस्फोरस का एनर्जी लेवल है, दिस इज
डोनर एनर्जी लेवल। डोनर बेटा इसलिए मैंने यूज कर लिया क्योंकि ये जो फॉस्फोरस है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और ये जो डोनर एनर्जी लेवल है, अच्छा फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड से बाहर आने के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी चाहिए वो रफली 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट चाहिए। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से बाहर लैटिस में घूमने के लिए सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी चाहिए। तो ये जो डोनर एनर्जी लेवल है और जो कंडक्शन बैंड है उनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा वही आपका 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो इस फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां बड़े आराम से आ सकता है, मतलब यहां से यहां बड़े आराम से आ सकता है। ये पांचवा है, चौथा नहीं बेटा, पांचवा, जो पांचवा एक्स्ट्रा वाला था वो बड़े आराम से बेटा लैटिस में आ सकता है, और उसको यहां से यहां तक जाने के लिए इतनी नेग्लिजिबल सी एनर्जी चाहिए, वो तो थोड़े से टेम्परेचर पे मिल जाएगी। तुम कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर लो, KT इज इक्वल्स टू 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट। बहुत छोटे टेम्परेचर पर ही बेटा बड़े आराम से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा बड़े आराम से लैटिस में आ जाएगा। तो इस कारण से आपके पास अच्छा अपनी चीज और नोटिस की कि जो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां आया है इसके कारण यहां पर होल नहीं बना है। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर यहां जाता था तब तो होल बनता था, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ये कहां से आया है, ये फॉस्फोरस के एनर्जी लेवल से आया है। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण होल नहीं बना है, इसके कारण होल नहीं बना है। तो आप ऐसा मत कहना कि सर होल्स बढ़ गए, होल्स भी बने, ना ना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह की डोपिंग करने से, फॉस्फोरस की डोपिंग करने से आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और होल्स की संख्या घटेगी। सर होल्स की संख्या क्यों घटेगी? अरे भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन के अंदर घूमेंगे तो जो आपके होल्स हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उनमें उनका आना मतलब रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस भी तो ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियस बात है कि जितने फॉस्फोरस आप ऐड करोगे उतने ही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके वापस से किसी होल में, भाई कोई ना कोई होल पहले से रहे होंगे ना, उन होल्स में जाकर रिकम्बाइन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे उनके होल में जाने की बड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो होल्स की संख्या कम होगी। तो ये जो आपकी एन टाइप की डोपिंग है उसमें एनई की वैल्यू बड़ा बढ़ेगी और एनएच की वैल्यू घटेगी। लेकिन अब भी इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो Ni के स्क्वायर के बराबर ही है। ये Ni क्या है बेटा? ये Ni वही है बेटा, ये Ni वही है कि आपके पास जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन थी, जो सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स शुरुआत में थे उनके बराबर ही रहेंगे, उनमें अंतर नहीं आएगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो अब भी Ni स्क्वायर के बराबर होगा। दिस लॉ इज नोन एज बेटा योर मास एक्शन लॉ। मैं इस बात को, मास एक्शन लॉ वाली बात को बेटा एक बार आपको ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। सुनना बेटा, सुनना बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि मान लो बेटा ये कोई सिलिकॉन है, ठीक है, इसके पास ये शुरुआत में प्योर था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स और आपकी जो इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी थी या फिर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन थी वो बड़ा मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि 10⁻⁶ थी। बड़ा मैं ऐसे बस अजम्पशन ले रहा हूं, मुझे बड़ा खुद नहीं पता। 10⁻⁶ पर मीटर क्यूब थी, मतलब 10⁻⁶ ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और नंबर ऑफ होल्स भी 10⁻⁶ थे। ऑब्वियस बात है, प्योर में तो बड़ा यही होगा। अब मैंने क्या किया कि इस सिलिकॉन के अंदर कुछ इंप्योरिटी मिक्स कर दी, बड़ा इंप्योरिटी मिक्स कर दी, और जैसे बेटा मैंने इंप्योरिटी मिक्स कर दी मैंने फॉस्फोरस मिक्स कर दिया, और फॉस्फोरस मिक्स करने से ऑफ कोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बढ़ जाएगी। तो नए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उनकी जो डेंसिटी है पर मीटर क्यूब बेटा वो आ गई 10⁹ पर मीटर क्यूब। तो ऑब्वियस बात है कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर संख्या बढ़ गई है तो नंबर ऑफ होल्स की संख्या घट गई है। लेकिन अब आप सर नंबर ऑफ होल्स कैसे निकालूंगा? बेटा बहुत सिंपल, नंबर ऑफ होल्स निकालने के लिए आप सीधा कह सकते हो कि नया वाला Ne इंटू नया वाला NH, आपका Ni बेटा वही रहेगा
इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। Ne जिस फ्रैक्शन से घटेगा NH उसी फ्रैक्शन से घट जाएगा और आपका बड़ा Ni वही का वही रहेगा। तो ये हो गया आपके पास 10⁻⁹। NH मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। बड़ा Ni कितना था 10⁻⁶ का स्क्वायर। बड़ा मेरे ख्याल से NH की वैल्यू आ गई है 10⁻³ पर मीटर क्यूब। बड़ा कितनी आ गई 10⁻³ पर मीटर क्यूब। बड़ा देखो आपका Ne जो था वो 10⁻³ टाइम्स हो गया, तो आपका जो NH था वो ऑफ कोर्स 1/10⁻³ टाइम्स हो गया। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा आ गया है कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सामने नंबर ऑफ होल्स तो नेग्लिजिबल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सामने नंबर ऑफ होल्स तो मेरे बच्चे नेग्लिजिबल है। और इस कारण से मैं ये भी कहूंगा कि जो मोस्टली जो करंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ Na के कारण ही आएगा, NH के कारण तो बड़ा बहुत 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 स्मॉल करंट आएगा। जो भी कंडक्टिविटी आएगी वो मोस्टली इसकी वजह से आएगी, मोस्टली। हालांकि आप कैलकुलेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, मना ही नहीं है, लेकिन आप खुद ही देख रहे हो कि दोनों के नंबरों की जो संख्या है उसमें 10⁻⁶ का अंतर है बेटा। 10⁻⁶ तो 10 लाख होता है मेरे ख्याल से, तो दोनों में 10⁻⁶ मतलब 10 लाख गुने का अंतर है। तो ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी वजह से आएगी? इसकी वजह से आएगी। इसके सामने इसका कंट्रीब्यूशन तो नेग्लिजिबल हो गया। तो जैसे ही आप कोई डोपिंग करते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ होल्स उसी फ्रैक्शन में आपके लगातार घटते रहते हैं। Ni बेटा आपका एग्जैक्टली वही का वही रहेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा आप समझ गए मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाहता हूं इसके अंदर, है ना। आगे चले बच्चे। अब चलिए बेटा मैं एक बार आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और बता देता हूं। मैं बेटा आपको एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और बता देता हूं। सुनना बेटा क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर। हालांकि कुछ बातें बेटा रिपीटेटिव होंगी बट सुनिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर देंगे। ट्राइवेलेंट मतलब बेटा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आपको बड़ा हल्का फुल्का पता हो तो थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हम मिक्स कर देंगे। सर ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बेटा मेरे ख्याल से तो अब बोरोन फैमिली होती है बेटा, तो बोरोन फैमिली के अंदर बेटा मोस्टली हम जो इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं वो एल्यूमिनियम एंड इंडियम, ये 2 बड़ा इंप्योरिटीज हम मिक्स करते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या फर्क पड़ेगा देखना, है ना। इसके कारण देखना क्या क्या फर्क पड़ता है, सुनना। वैसे हम जानते हैं कि ये रहा हमारा सिलिकॉन, ये अपने आस पड़ोस के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ बेटा इस तरह से बॉन्ड बना के बैठे रहते हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर बेटा तुम जानते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमने बेटा मान लीजिए कि इसके अंदर एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया। रफली बता रहा हूं बेटा, रफली 10⁻⁴ सिलिकॉन के जो एटम होंगे उनके अंदर हम एक एल्यूमिनियम एटम को मिक्स करेंगे। इस मिक्स करने के प्रोसेस को बेटा हम एक नाम देते हैं, बेटा बता चुका हूं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डोपिंग। बेटा कई जगह वर्ड यूज कर रखा होगा कि एल्यूमिनियम इज डोप्ड, मतलब एल्यूमिनियम ने मिक्स किया है, नोट दैट टर्म। तो हर 10⁻⁴ सिलिकॉन में, मतलब हर 10,000 सिलिकॉन में से एक सिलिकॉन जो होगा वो एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम ठहरा ट्राइवेलेंट, बेटा एल्यूमिनियम ठहरा ट्राइवेलेंट, उसके आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन था, वो सिलिकॉन भाग गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, वो तो भाग गया, है कि नहीं। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। बेटा क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। अब
आस पड़ोस के जो बाकी सिलिकन्स हैं उनके पास तो ऑफकोर्स बड़ा खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन उछल के यहां से यहां आ जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहां से यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन बड़ा यहां पर बन गया, पूरा बॉन्ड बन गया और ये होल आपके पास यहां पर आ गया, और ये एक तरह से आपके पास होल का क्रिएशन हो गया। कितने होल क्रिएट हुए? आप बोलोगे सर होल क्रिएट हुए उतने ही जितने आपने एल्यूमिनियम डॉप किए हैं। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम्स डॉप्ड एंड नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड, उनकी बेटा एग्जैक्टली वैल्यू सेम है। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम डॉप्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड। भाई पहले वाले जो थे वो तो थे ही, ये आपने बेटा एक्स्ट्रा क्रिएट किए, उतने ही बेटा आपने नंबर ऑफ होल्स क्रिएट किए। और आप बेटा एल्यूमिनियम मिक्स कर रहे हो खूब बढ़िया, तो नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट होंगे अच्छे खासे। तो नंबर ऑफ होल्स जितने पहले थे उससे बढ़ गए हैं। आप जानते हो नंबर ऑफ होल्स अगर बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो घट गए हैं। सर क्यों? बेटा जितने ज्यादा होल क्रिएट होंगे, जितने ज्यादा होल क्रिएट होंगे, अगर पहले से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास भी तो कुछ ना कुछ पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उन होल्स में आके सेट हो जाएंगे, जैसे हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इस कारण से थर्मल इक्विलिब्रियम आने के अंदर क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उन, क्योंकि होल्स की संख्या अचानक से बढ़ गई है, होल्स की संख्या अचानक से बढ़ गई है, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो देखेंगे ओ माय गॉड इतने सारे होल्स, तो बेटा उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होल्स के अंदर जाके सेट हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे, उसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो वही रहेगा, या फिर बड़ा सिंपल शब्दों में कहूं तो NH इंटू NE विल बी स्टिल NI का स्क्वायर, बड़ा अभी भी NI का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, भले ये बढ़ गया हो, ये उतना ही बड़ा रेशियो से घट जाएगा। NI बेटा आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर का था उसके बराबर ही रहेगा, उसके बराबर ही रहेगा। फेयर इनफ। यहां पर भी एक बात मैं और बोलूंगा कि अगर मैं इसको बैंड वाली बात से बताने की कोशिश करूंगा तो ऐसा होगा, ये आपके पास वैलेंस बैंड, ये आपके पास कंडक्शन बैंड। सिलिकॉन में हम जानते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छा खासा होता है, दैट इज 1.14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। यहां पर क्या होगा कि एल्यूमिनियम के कारण एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ जाएगा। बड़ा क्या आ जाएगा? एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ जाएगा जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर, और ये जो डिफरेंस होगा ये बहुत छोटा होगा, ये है बेटा आपका 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये डिफरेंस इतना छोटा है कि थोड़े से टेम्परेचर से ही इतनी एनर्जी मिल जाएगी। और इस कारण क्या होगा कि इस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उछल के यहां पहुंच जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहां पहुंच गए, यहां तो पहुंचे नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बने। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन तब बनता ना जब ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां पहुंचता, ये इलेक्ट्रॉन तो बड़ा यहां से उछल के यहां पहुंचा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट नहीं हुए। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन उछल के यहां से यहां पहुंचा, यहां पर होल बन गया। ये जो वैलेंस बैंड का जो होल है ये काम आता है किसमें? कंडक्शन में। अचानक से आपके NH की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, Ne की वैल्यू नहीं बढ़ी है। Ne की वैल्यू तब बढ़ती जब ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहां से यहां पहुंचता, ये यहां से उछल के यहां पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पहुंच गया। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किसका है? एल्यूमिनियम का है। और ये डिफरेंस इतना छोटा सा है कि छोटे से टेम्परेचर पर ही ऐसा बड़े आराम से हो जाएगा, तो हमें ऐसे अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। और ऐसे केस के अंदर आपके पास खूब सारे होल्स बन जाएंगे, और ऐसा आप कह पाओगे कि NH की जो वैल्यू है वो Ne से बड़ा बहुत 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 ज्यादा है। आई होप इट्स ओके। इस कारण से बड़ा आपके पास बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। कितने होल क्रिएट होंगे भाई? जितने एल्यूमिनियम मिक्स करोगे उतने होल आपके पास क्रिएट हो जाएंगे। NH इंटू Ne विल बी इक्वल टू जो भी आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसके Ni का स्क्वायर। बेटा मैंने इसका नाम भी निकाल रखा था, इट इज योर मास एक्शन लॉ। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे बेटा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि मान लो बेटा कि आपके पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर के पास Ne भी उतने ही होंगे, NH भी उतने ही होंगे,
और उनकी वैल्यू मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेट्स से 10⁸ पर मीटर क्यूब है। मैंने समझाने के लिए वैल्यूज ली, बड़ा मुझे नहीं पता कि सेमीकंडक्टर के पास ये वैल्यूज होती नहीं होती, मतलब समझाने के लिए लो। मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर पी टाइप डोपिंग कर दी है, बड़ा क्या कर दी है, पी टाइप डोपिंग कर दी है, कोई बात नहीं। और पी टाइप डोपिंग करके मैंने खूब सारे एल्यूमिनियम जो है वो मिक्स कर दिए, और मैंने जैसे बड़ा एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया तो NH की वैल्यू बढ़ गई, और NH की वैल्यू बढ़ते बढ़ते, सवाल में दे रखी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, NH की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10⁻12 पर मीटर क्यूब हो गया। अब हम इस बात को समझ गए कि NH तो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि आपने एल्यूमिनियम मिक्स किया है, ट्राइवेलेंट चीज मिक्स की है, Ne घटेगा। बेटा अब जो Ne होगा ना, ये पहले वाला जितना नहीं रहेगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो बेटा ऑफ कोर्स ये घट जाएगा, और ये 10⁸8 पर मीटर क्यूब से कम हो जाएगा। सर कितना कम होगा, मैं इसके लिए कहूंगा कि बेटा नया वाला NH इंटू नया वाला Ne शुड बी इक्वल टू जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसके Ni का स्क्वायर। Ni उसका तो Ne NH Ni सारे के सारे सेम ही होते हैं, किसके किसके, प्योर सेमीकंडक्टर के। प्योर सेमीकंडक्टर के Ne NH Ni सब सेम होते हैं, लेकिन जैसे इंप्योरिटी मिक्स की Ne बढ़ जाएगा NH घट जाएगा, Ni वही रहेगा, और आप कहोगे सर इट शुड बी इक्वल टू 10⁸8 का स्क्वायर, या बेटा जैसे हम बोलते थे Ni का स्क्वायर। और इससे मेरे पास बड़े आराम से आ गया Ne इज बेटा 10⁻16 अपॉन 10⁻12 बेटा 10⁻4 पर मीटर क्यूब। आपके Na की वैल्यू घट गई है, और नोटिस करो तुम इस बात को कि ये जो NH है ये 10⁻4 टाइम्स बढ़ गया, तो ये बेटा 1/10⁻4 टाइम्स हो गया। और इन दोनों में अब इतना बड़ा डिफरेंस हो गया है कि इन दोनों की कंपैरिजन करना ही बेटा इसकी तौहीन होगी। सोचो ना, इससे कितना बड़ा है ये, 10⁸8 टाइम्स बड़ा है, 10 करोड़ गुना बड़ा है। तो कंडक्शन जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। वो हम कैलकुलेशंस में आगे ध्यान भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको इग्नोर कर देंगे, इस बात को ध्यान भी रखेंगे। लेकिन आप इस बात को देख सकते हो बेटा NH जो है वो बड़ा इस तरह से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। आई होप इट्स ओके। ये है बेटा आपका पूरा पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, भाई तुमने कितने बढ़िया से सारी सारी बातें सुनी है, इस बात में मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। पी टाइप डोपिंग करने पर आपका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है, भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज 0 था। पी टाइप डोपिंग करने पर आपका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है, अब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, या अब भी वो न्यूट्रल है? ये मेरा सवाल है। सवाल समझ गए? आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था वो न्यूट्रल था, नेट चार्ज 0 था। अब आपने उसमें पी टाइप डोपिंग कर दी, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना दिया। अब वो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, या न्यूट्रल है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर नेगेटिवली चार्ज है। ना बेटा, न्यूट्रल है, अभी भी वो न्यूट्रल है। भाई पी टाइप डोपिंग करने का मतलब क्या है? मतलब तुम्हें तो बड़ा पता ही है, सब कुछ बता ही दिया तुमने। पी टाइप डोपिंग करने का मतलब ये है कि आपने फास्फोरस ऐड कर दिया, तो फास्फोरस का पूरा एटम ऐड किया है। वो अलग बात है तुम्हारा कंसंट्रेशन उस अकेले इलेक्ट्रॉन पर, देखो सर इलेक्ट्रॉन आ गया, अरे भाई फास्फोरस के आपने तो फास्फोरस का सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऐड किया है, पूरा फास्फोरस का एटम ऐड किया है, और उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपका ध्यान जाता है सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन पे, तो आप मन में क्या सोचते हो कि देखो सर फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अरे नहीं 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 नहीं, जितना नेगेटिव चार्ज आया है फास्फोरस के न्यूक्लियस के पास उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज है। तो पी टाइप डोपिंग करने से ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल जो हमारा सेमीकंडक्टर था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज नहीं हुआ है। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी है, उतने ही बेटा ऑफकोर्स प्रोटॉन्स भी तो अंदर उस फास्फोरस के न्यूक्लियस के अंदर है। इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं कि ओ बेटा मैंने पी टाइप नहीं, बेटा मैं एन टाइप बोलना चाह रहा था, फास्फोरस का मैंने एग्जांपल दे दिया, बेटा मैंने एन टाइप बोलना चाहिए ना। अब मान लो मैंने पी टाइप डोपिंग कर दी, मैंने बेटा ट्राइवेलेंट चीजें मिक्स कर दी, बड़ा भाई एल्यूमिनियम इंडियम मिक्स कर दिया। अब बताओ कि आपका सारा का सारा सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, या न्यूट्रल रहेगा? अब तो तुम समझ लोगे कि सर न्यूट्रल रहेगा। कि सर मैंने एल्यूमिनियम मिक्स भी कर दिया, तो ऐसा थोड़ी कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम मिक्स किया है, मैंने तो पूरा पूरा एल्यूमिनियम का एटम मिक्स किया है, और एल्यूमिनियम के पास तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस मिक्सिंग से हम उसको चार्ज्ड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, चार्ज्ड नहीं हो रही है। हाँ, पी टाइप डोपिंग करने से
ऑब्वियस बात है कि होल्स की संख्या बढ़ रही है, एन टाइप डोपिंग करने से ऑफकोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चार्ज पर कोई प्रकार से पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर पर कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो आई होप तुम समझ गए, एन टाइप डोपिंग करने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, पी टाइप डोपिंग करने पर नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर तो पहले भी अनचार्ज था, अब भी वो अनचार्ज है, नेट चार्ज तो अब भी उस पर 0 है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही तो उस पर प्रोटॉन्स हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। हालांकि कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी हम लोगों ने कभी ना कभी बेटा पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की थी, लेकिन उस टाइम हमने सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए की थी। मैं हल्का सा रिपीट करता हूँ, मैं कंडक्टिविटी एक बार सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा किसी भी मेटल में आपने जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग होने लग गए थे विद सम वेलोसिटी, लेट्स से वी डी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो इलेक्ट्रॉन्स के इस तरफ भागने के कारण बड़ा करंट आया था ऐसे, और करंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के भागने के कारण ही आया था, क्योंकि मेटल्स के पास तो कोई होल्स वगैरह का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और कुछ तो था ही नहीं उनके पास। तो करंट का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, आई रियली होप कि मेरे बच्चों को याद होगा, दैट इज एन ए ई वी डी। एन मतलब कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस करंट अपॉन एरिया को हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो बड़ा जे लिखा था, दैट इज करंट डेंसिटी, दैट इज एन इंटू ई इंटू वी डी, ठीक है ना। करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी अपॉन ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है हमारी कंडक्टिविटी। बेटा क्या होती है? कंडक्टिविटी, एंड इट कम्स आउट टू बी एन इंटू ई इंटू वी डी अपॉन ई। अगर आपका मन हो तो इस पूरी चीज की आप डेरिवेशन भी देख सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा रखी है आपको, ठीक है। ये मेटल के लिए लिख रहा हूं, उन्होंने पढ़ा रखी है। दिस सिग्मा इज नोन एज योर कंडक्टिविटी। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम मोबिलिटी भी कह सकते हैं बेटा। क्या शब्द यूज कर सकते हैं? मोबिलिटी। तो ये जो म्यू है, इट इज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑब्वियसली मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो भी बड़ा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी मोबिलिटी। फेयर एनफ। आपको कैसे ये बातें तुमने पहले से पढ़ रखी है बेटा। हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर, तो हेडिंग लिखिए, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पहले इंट्रिंसिक देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ होल्स की संख्या, और एनआई। एनआई मतलब बेटा आपकी इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी, सारे बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर आपने किसी सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण जो करंट है और होल्स के मोशन के कारण जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा। फेयर एनफ। इस करंट को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनटू इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ऑफ कोर्स ये बड़ा एक तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइप कोई टर्म है, प्लस होल्स की संख्या इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, होल का चार्ज। ई मानते बेटा, हालांकि हम जानते हैं कि वो अनचार्ज्ड है, लेकिन होल का मोशन जो है इट इज वेरी मच सिमिलर टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। होल अगर इधर से इधर गया तो नेगेटिव चार्ज इधर से इधर गया। हम जानते हैं कि इफेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो एन ई इंटू, सॉरी एन ई बेटा होल्स हैं, तो एन एच इंटू ए इंटू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ होल्स। हम हल्का फुल्का भी जानते हैं कि होल्स की जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के मुकाबले हल्की सी कम होगी, क्योंकि होल्स का जो मोशन है वो बड़ा वो कोवलेंट बॉन्ड के टूटने, कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन पर वगैरह वगैरह इन सब बातों पर भी डिपेंड करता है कि नहीं बेटा। ये आपका आ गया करंट। मैं कहूं मुझे करंट डेंसिटी चाहिए, आप बोलोगे सर ठीक है कर देंगे, दैट इज एन ई इंटू ए इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू ई इंटू वी एच।
लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, Ne और NH तो बराबर ही आएंगे, तो आप इनको कॉमन ले सकते हो। ओ सॉरी बेटा, ये तो बाहर गया, मैंने इनको बाहर ले लिया। अब बेटा चाहे बाहर Ne लिख लो चाहे NH लिख लो, एक ही बात है, Ne इंटू ई, अच्छी बात है बेटा। इस Ne की जगह अब चाहो तो Ni भी लिख सकते हो, NH भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये आ गई आपकी बेटा करंट डेंसिटी। सर मुझे तो कंडक्टिविटी चाहिए, बेटा अगर कंडक्टिविटी चाहिए, कंडक्टिविटी इज सिंपली J अपॉन E, दिस इज योर कंडक्टिविटी। किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होगी Ni इंटू ई इंटू वी ई प्लस वी एच डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसे लिख सकते हो Ni इंटू ई, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, होल की वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑफ कोर्स मोबिलिटी ऑफ होल। अगेन बेटा ये टर्म बड़ी होगी, वो टर्म छोटी होगी। ये है बेटा आपके किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। आप चाहो तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, फॉर्मूले पर सवाल भी आ सकते हैं, मैं करा भी दूंगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बोल दिया था बेटा कि मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि अपने क्लास नोट्स से तुम्हारे सारे सवाल बन जाएं, तो मैं हर फॉर्मूले के हिसाब से कोई अगर अच्छे सवाल होंगे मैं क्लास में करा दूंगा, आपको ऐसा अलग से कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेयर एनफ। कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी इज ऑफ कोर्स बेटा रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज 1 अपॉन सिग्मा, और आप कह सकते हो कि इट इज बेसिकली 1 अपॉन क्या Ni इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। आई होप बेटा एक बात याद रख लो कि सारी बातें बड़े आराम से एक दूसरे से रिलेटेड ही है, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज अगली हेडिंग लिखिए। इनमें से बेटा कोई फॉर्मूला अगर याद हो जाए अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटा अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? इतना तो तय है कि उसकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से ज्यादा होगी, तभी तो हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक बनाया था। एक्सट्रिंसिक बनाने के पीछे कारण ही यह था कि हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर था, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम थी, तो हमने कहा कि क्यों ना उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाएं, इसीलिए तो हम लोगों ने इंप्योरिटीज मिक्स की थी। तो पहले एक काम करते हैं, हम एक बार एन टाइप को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एन टाइप के अंदर हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ होल्स के मुकाबले बेटा बहुत बहुत ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो आप कह सकते हो कि वापस से बेटा करंट किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से और होल्स की मोशन की वजह से। होल्स की मोशन की वजह से इस बार करंट कम आएगा क्योंकि होल्स की संख्या है ही कम, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है। किस कारण ज्यादा है? कि आपने बहुत सारा एन टाइप मतलब नाइट्रोजन फैमिली के बेटा कौन कौन थे, क्या क्या मिक्स किया था आप लोगों ने? फास्फोरस आर्सेनिक मिक्स किए थे, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके पास लगातार आते गए। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण ऑफ कोर्स बेटा ये वाली जो टर्म होगी ये बहुत बहुत बड़ी होगी, ये वाली टर्म लार्ज होगी, और ऑफ कोर्स बेटा ये वाली टर्म आपके पास बेटा बहुत ही स्मॉल होगी। बहुत सारी कैलकुलेशन में तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसके सामने ये नेग्लिजिबल है, ठीक है बेटा। आप कह सकते हो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एरिया इनटू ए इनटू वीई प्लस नंबर ऑफ होल्स इनटू एरिया इनटू ई इनटू वीएच। इस बार बेटा ये एनई या एनएच को कॉमन नहीं ले सकते। सर इंट्रिंसिक में तो कॉमन ले रहे थे, अब मना क्यों कर रहे हो? अब बेटा मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब एनई की वैल्यू और एनएच की वैल्यू बराबर नहीं है। अब आप कहोगे सर इसमें डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होगी? बेटा करंट डेंसिटी होगी एनई बेटा एरिया से डिवाइड कर देना इंटू ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू ई इंटू वी एच।
सर मुझे कंडक्टिविटी चाहिए, बड़ा कंडक्टिविटी इज ऑफ कोर्स J अपॉन E, दैट इज Ne इंटू E। बड़ा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी प्लस NH तो वैसा का वैसा इंटू E, होल की वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डिवाइड करोगे तो होल की मोबिलिटी। बढ़िया बेटा आंसर। अब मैं कह रहा हूं कि इट इज नियरली इक्वल टू Ne इंटू E इंटू म्यू E, क्योंकि इस टर्म के सामने बेटा ये वाली टर्म बहुत छोटी है, क्योंकि NH जो है बेटा वो Na के सामने बहुत बहुत छोटा है। एन टाइप डोपिंग में तो तुमने बेटा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो भयंकर बढ़ा दी है। तो ये आ गई बेटा आपकी कंडक्टिविटी। और मुझसे पूछे सर रेजिस्टिविटी क्या होगी, बेटा रेजिस्टिविटी होगी 1 अपॉन सिग्मा, दैट इज 1 अपॉन Ne इंटू म्यू E इंटू E। अच्छा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे सर कंडक्टिविटी घट गई है, सर जो हमारा इंट्रिंसिक था उसमें तो दिस प्लस दिस थी, अब ये है। अरे भाई ये जो Ne है वो इंट्रिंसिक वाले Ne से तो बहुत ज्यादा है, मैंने करके दिखा रखी बेटा आप लोगों को। जैसे आप डोपिंग करोगे तो Ne की वैल्यू तो बड़ा 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, लाख टाइम्स बढ़ जाएगी, और जैसे Ne की वैल्यू बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स आपकी कंडक्टिविटी भी तो बढ़ जाएगी। तो ये Ne वो नहीं है जो इंट्रिंसिक में थी, जो इंट्रिंसिक में Ne था उसके मुकाबले ये वाला Ne तो बहुत बड़ा है, और ये बड़ा जितना ज्यादा बड़ा होगा ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी भी बड़ी होगी। फेयर एनफ। इसी तरह से अगर मैं कहूं बेटा मेरे पास पी टाइप है, पी टाइप में बेटा तुम जानते हो कि हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं तो होल्स की संख्या बहुत ज्यादा आती है। होल्स की संख्या जितनी ज्यादा होती है ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी ही कम होती है। मैं सीधा कह सकता हूं बेटा, वापस से मुझे बोलने की जरूरत नहीं, कंडक्टिविटी विल बी Ne इंटू E इंटू म्यू E प्लस NH इंटू E इंटू म्यू H। और मैं इसमें भी ऐसा कह सकता हूं कि इस बार बेटा जी ये वाली टर्म बहुत छोटी है और ये वाली टर्म बहुत बड़ी है, इसके सामने ये नेग्लिजिबल है। इस बार होल्स की संख्या तो बाढ़ आ गई है, भयंकर बाढ़ आ गई है। क्यों बाढ़ आ गई है? क्योंकि आपने बोरोन फैमिली के ट्राईवैलेंट जो आपने एलिमेंट्स थे वो मिक्स किए, और वो जितने आप मिक्स करोगे होल्स की संख्या तो उतनी बढ़ जाएगी। जितनी होल्स की संख्या, जितने टाइम्स होल्स की संख्या बढ़ेगी उतने टाइम्स बेटा आपके क्या थे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या घट जाएगी। तो ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है, ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, और सिग्मा की वैल्यू बड़े आराम से मैं लिख सकता हूं NH इंटू E इंटू म्यू H। और अगर कोई मुझसे रेजिस्टिविटी पूछेगा तो दैट इज 1 अपॉन NH इंटू E इंटू म्यू H। ये बेटा आपकी रेजिस्टिविटी। मुझे तो नहीं लगता कि बेटा हमें कोई एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत है ना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारी चीजें खुद सोच सकते हो। फिर भी अगर एक्सप्रेशन याद रखना चाहो तो कंडक्टिविटी याद रख लो, रेजिस्टिविटी तो ऑफ कोर्स उसका उल्टा हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से इससे आपका काम चल जाएगा। इस पर कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल करते हैं बेटा, आसान सा ही सवाल है और बहुत ही लॉजिकल सा है। ए डॉप्ड सेमीकंडक्टर, डॉप्ड मतलब बेटा हमने कोई इंप्योरिटी मिक्स कर रखी है, हैज impurity level 30 milli electrovolt. 30 milli electrovolt is extremely small below the conduction band. तो कहानी ऐसी बेटा कि आपके पास ये रहा वैलेंस बैंड, इससे कुछ ऊपर, कुछ इलेक्ट्रोवोल्ट ऊपर आपका कंडक्शन बैंड होता है। अच्छी बात है बेटा, लेकिन इस कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे, बहुत ही थोड़ा सा नीचे आपके पास बेटा ये एक एनर्जी लेवल और है, और ये एनर्जी लेवल जो है वो यहां से बहुत ही थोड़ी सी डिस्टेंस नीचे है, 30 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट। पता नहीं बेटा आपको याद है या नहीं है, लेकिन इस तरह का जो एनर्जी लेवल है वो बनता था हमारे डोनर के कारण। बढ़ते से कारण डोनर एनर्जी लेवल हुआ करता था जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता था, और वो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से फॉस्फोरस या आर्सेनिक वगैरह के पास होती थी। अब तो पक्की बात है कि ये बड़ा आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। अच्छी बात है। और अगर थोड़ी सी एनर्जी आई तो इसके फॉस्फोरस के या आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उछल के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और अच्छे खासे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, बिना होल्स की संख्या बढ़े। बल्कि होल्स की संख्या तो घटेगी, क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बड़ा पलट के यहां पर भी आएंगे, रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो होल्स की संख्या तो घटेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन होल्स की संख्या तो घटेगी। कोई बात नहीं, इतना मेरे ख्याल से पूछा भी नहीं है।
फाइंड द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर एट विच इलेक्ट्रॉन इज जस्ट एबल टू जंप फ्रॉम द डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड। डोनर लेवल से उछलकर कंडक्शन बैंड में आने के लिए लगभग कितना टेम्परेचर होना चाहिए रफली पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से उछलकर यहां कर गया है, यहां गया है अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण गया है, एजिटेशंस जो होते हैं उसके कारण गया है। जो टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी होती है उसका ऑर्डर जो होता है वो लगभग KT के आसपास होता है, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एग्जैक्टली बेटा 3/2 KT होता है, बट ऑर्डर पूछा गया तो हम इसको KT भी लिख सकते हैं। दिस KT शुड बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी है वो बेटा इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के यहां जा पाएगा। बड़ा K की वैल्यू मेरे ख्याल से 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी। बेटा एनर्जी कितनी है 30 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जूल में लिखा था, वो भी जूल, दोनों SI यूनिट में आने चाहिए। टेम्परेचर की बेटा वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई है 4.8 इंटू 10⁻⁻21। बेटा चेक करना मैंने सही किया ना, हाँ -21 अपॉन 1.38 इंटू 10⁻⁻23, दैट इज 4.8 अपॉन 1.38 इंटू 100 केल्विन। ठीक है बेटा, मैं एक बार देखता हूं क्या वैल्यू आई है, वैल्यू को चेक कर लेता हूं। कितनी है बेटा 4.8 डिवाइडेड बाई 1.38 कितनी आई है 347 केल्विन आ रहा है बेटा, 347 केल्विन, 347 केल्विन के ऑर्डर में, मतलब लगभग 300-400 केल्विन के आसपास अगर टेम्परेचर हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बड़ा यहाँ से उछल के यहाँ पर जाने लग जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ उछलेंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या खूब सारी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, एक बात और, एक सवाल और पूछ रहा हूं, इस सवाल से मैं एक कॉन्सेप्ट और बता सकता हूं, वो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक उछलने के मैं और भी तो दूसरे रास्ते दे सकता हूं। भाई इलेक्ट्रॉन को यहां से उछलकर यहां तक आने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की फॉर्म में आए जरूर थोड़ी है, ये एनर्जी एक तरीके से मैं और भेज सकता हूं कि मैं फोटोन गिरा दूं और उस फोटोन के पास अगर एनर्जी इसके बराबर हुई तो बड़ा ये इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के यहां पर जा भी सकता है कि नहीं। तो सुनो, फाइंड wavelength of radiation that should be incident on it obviously means bada semiconductor, so that large number of free electrons are created। बड़ा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करने के लिए मैं कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन फेंकूं? बहुत आसान, बड़ा बहुत ही आसान, ये तो बड़े आराम से कर देंगे। अरे भाई अगर आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं। ज्यादा नंबर में कहां से आते हैं? आपको ऐसा ज्यादा नंबर में तो जो हमारा डोनर लेवल है ना उससे आते हैं। तो बेटा ऐसा फोटोन गिराओ जिसके पास एनर्जी जो है hc/λ जो वो 30 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर हो। तो सीधा सीधा बड़े आराम से कह सकता हूं कि hc/λ शुड बी इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट। hc इज 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम, बड़ा याद था ना, अपने याद कर रखा था, अपॉन लैम्डा शुड बी इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट। मैंने जानबूझकर इधर इलेक्ट्रोवोल्ट वाली hc की वैल्यू लिखी क्योंकि एनर्जी भी इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर ही लिखी हुई थी। लैम्डा की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 12420 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम, दैट इज 12420
0.0/3, ठीक है ना। इट कम्स आउट टू बी इतने एंगस्ट्रॉम। इतने एंगस्ट्रॉम बेटा लाइट गिराओगे, लाइट नहीं मतलब इतने एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन गिराओगे, क्योंकि बेटा ये लाइट वाले रीजन में तो आ ही नहीं रहा ना, ये तो इंफ्रारेड रीजन के अंदर आ रहा है, बहुत कम एनर्जी है ना इसके पास तो, ठीक है, अच्छी बात है, समझिए। आगे चलते हैं बच्चों। एक बेटा बढ़िया सा सवाल है, सुनिएगा। हमारे पास प्योर सिलिकॉन है और प्योर सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है उनकी डेंसिटी दे रखी है, मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन्स एंड इतने ही होल्स हैं। तो हमारा जो सिलिकॉन था प्योर इंट्रिंसिक, उसकी अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की डेंसिटी बराबर थी, एंड दैट इज 7 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब। अब क्या किया, एंटीमनी इज मिक्स्ड, बेटा एंटीमनी तो 5th ग्रुप का है, तो एन टाइप डोपिंग हुई है, इज मिक्स्ड इन सिलिकॉन इन ए प्रोपोर्शन ऑफ 1 एटम इन 10⁻7 एटम। इसका मतलब 10⁻7 एटम सिलिकॉन के जो होंगे उसके अंदर हम लोगों ने एक एंटीमनी मिक्स की है। अच्छी बात है, हालांकि हम जो डोपिंग करते हैं उसमें 10⁻4 के ऑर्डर में एक करते हैं, लेकिन ये मान लेते हैं डोपिंग जितनी में एक्चुअल करते थे उससे कम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। 1 एंटीमनी कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स बेटा एन टाइप डोपिंग है तो एंटीमनी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता ही है, एक एंटीमनी एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, सवाल में दिया हुआ है। कल को ऐसा बोल दिया कि ना 2 एंटीमनी मिलकर एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब बेटा इलेक्ट्रॉन संख्या हाफ कर देंगे, कोई इशू थोड़ी उसमें। हाउ मच टाइम्स द चार्ज कैरियर डेंसिटी हैज चेंज्ड। बेटा चार्ज कैरियर्स की संख्या कितने टाइम्स चेंज हो गई है, देखते हैं। शुरुआत में जो टोटल चार्ज कैरियर्स हैं उनकी संख्या, टोटल इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी नहीं बेटा, टोटल चार्ज कैरियर्स की जो डेंसिटी है उनकी संख्या कितनी है। आप बोलो सर शुरुआत के अंदर तो 7 × 10⁻15 आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, 7 × 10⁻15 आपके होल्स की संख्या है, तो शुरुआत में आपके पास जो टोटल चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है उनकी वैल्यू है 15 × 10⁻15। बड़ा क्या है, 15 × 10⁻15। बड़ा शुरुआत में क्या है, 15 × 10⁻15। अरे सॉरी बेटा 15 नहीं, 7 का डबल कितना होगा, 14 × 10⁻15। ये आपके चार्ज कैरियर की डेंसिटी है, ये इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी नहीं है। इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी तो बड़ा 7 × 10⁻15 ही होगी, Ne, NH, Ni सब बराबर होंगे। ये है चार्ज कैरियर की डेंसिटी कि टोटल कितने चार्ज कैरियर्स हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम। इतने चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स, इतने चार्ज कैरियर आपके होल, तो टोटल चार्ज कैरियर कितने हो गए, डबल। ये आपके शुरुआत के चार्ज कैरियर्स है, अच्छी बात है बेटा। अब आपने एंटीमनी मिक्स कर दिया, 10⁻7 एटम्स के अंदर एक एंटीमनी मिक्स किया है, तो 5 × 10⁻28 सिलिकॉन्स के अंदर कितने एंटीमनी मिक्स किए होंगे। आप बोलो सर यूनिटरी मेथड से कह सकता हूं, ये आ गए हैं 5 × 10⁻21 एंटीमनी, और इतने एंटीमनी पर मीटर क्यूब में अगर आपने मिक्स किए हैं, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दी है कितनी, 1 मीटर क्यूब के अंदर 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कर दी है। जो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी उससे थोड़ा जरा नोट करो, लगभग 10 लाख गुना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई है। इसके सामने जो शुरुआत वाले जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी वो तो नेग्लिजिबल है, वो तो बड़ा क्या है, नेग्लिजिबल। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर नए इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होगी, मैं यही बोल दूंगा, मुझे पुराने वाले जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस वैल्यू के सामने बड़ा ये वाली वैल्यू तो बहुत छोटी है। और अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर होल्स की संख्या क्या होगी, अगर पूछ लिया कि सर होल्स की संख्या कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, तो वो तो और कम होंगे, और वो जिस फॉर्मूले से आएंगे तुम जानते हो, दैट इज Ne × NH इज इक्वल्स टू पुराने वाला Ni का स्क्वायर
और उससे नंबर ऑफ होल्स की संख्या तो मैं रफली कह सकता हूं कि दैट इज बेटा 49 इंटू 10⁻30 अपॉन बेटा नया वाला एनी कितना है, दैट इज 5 इंटू 10⁻21। लगभग बेटा मेरे ख्याल से 10⁻10 के आसपास आ गया। अब देखो नए वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम इतने हैं, नए वाले होल्स बेटा पर यूनिट वॉल्यूम इतने हैं। किसकी संख्या ज्यादा है, आप बोले सर इसकी संख्या ज्यादा है, और वो भी बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और नंबर ऑफ होल्स घट गए। इससे तो नंबर ऑफ होल्स की संख्या तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ऑब्वियस बात थी कि नंबर ऑफ होल्स की संख्या बहुत कम हो गई होगी। तो आप कह सकते हो कि नए वाले जो चार्ज कैरियर की डेंसिटी आई है वो सिर्फ और सिर्फ 5 इंटू 10⁻21 है बस। सर ये क्यों नहीं ऐड कर रहे, अरे यार इसके सामने बेटा ये वाली वैल्यू तो नेग्लिजिबल है। मुझसे पूछा है कि इन दोनों का रेशियो बताओ, बेटा बिल्कुल बताएंगे। बाद में चार्ज कैरियर्स लगभग 5 इंटू 10⁻21 है और शुरुआत में बेटा जी 14 इंटू 10⁻15 है। ठीक है बेटा, बेटा मेरे ख्याल से 3.5 इंटू 10⁻5 टाइम्स के आसपास बेटा आपका रफली आंसर आ गया। ऑर्डर देखो कितना बड़ा है भाई, ऑर्डर देखो लगभग 3.5 लाख गुना आपके चार्ज कैरियर्स की संख्या हो गई है। और चार्ज कैरियर्स अगर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो ऑब्वियस बात है कि कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी कारण से तो हम डोपिंग यूज करते थे कि डोपिंग यूज करने में अचानक से चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ जाती है, और चार्ज कैरियर्स की संख्या अगर अच्छी खासी बढ़ती है तो कंडक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी अच्छी खासी घट जाती है। अच्छा एग्जांपल था बेटा। अगर बेटा हमें इसमें मोबिलिटी वगैरह दे रखी होती तो हम पहले की रेजिस्टिविटी और बाद की रेजिस्टिविटी, पहले की कंडक्टिविटी और बाद की कंडक्टिविटी भी निकाल सकते थे। ऐसे सवाल भी कर लेंगे बेटा अगली क्लास में, लेकिन मेरे ख्याल से आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा। और मैंने तो आपको करके दिखाया कि देख बेटा नंबर ऑफ होल्स इतने कम हो गए। आप मत कैलकुलेट करना, आप तो कह देना कि सर आपने अगर डोपिंग कर दी है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो अपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की तो बाढ़ आ गई है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जिस रेशो में बढ़ेगी होल्स की संख्या उस रेशो में घटेगी। तो टोटल जो चार्ज कैरियर्स की संख्या मैं लिखूंगा तो उसके अंदर मैं नंबर ऑफ होल्स की जो संख्या है उसको मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं एन टाइप डोपिंग के अंदर। और पी टाइप डोपिंग में उल्टा हो जाएगा, वहां पर होल्स की संख्या की बाढ़ लग जाएगी। जैसे होल्स की संख्या की बाढ़ आ गई बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या अचानक से कम हो जाएगी। तो टोटल चार्ज कैरियर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ होल्स की संख्या लिख दो, बहुत है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो उसके सामने नेग्लिजिबल होगी। लेकिन फिर भी जो आपकी भले ही आपके होल्स की संख्या नेग्लिजिबल हो, लेकिन अकेले इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भी पहले जो आपके नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी संख्या को जोड़ भी अगर लूं तो उसके मुकाबले बेटा ये लगभग 3.5 लाख गुना ज्यादा आ रही है। और अगर ये 3.5 लाख गुना अगर ज्यादा आ रही है तो आपकी जो कंडक्टिविटी भी है वो भी लैक्स ऑफ टाइम्स बढ़ गई है, लैक्स ऑफ टाइम्स बढ़ गई है। और यही तो सेमीकंडक्टर की पढ़ने का मेन कारण था कि सेमीकंडक्टर ही हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, जिसमें गुजरने वाला करंट हम इतने शानदार तरीके से चेंज कर सकते हैं। और छोटे मोटे चेंजेस से हम इतना बड़ा करंट चेंज कर सकते हैं। इतना बड़ा करंट हमारे मेटल में अगर चेंज करना होता तो हमारी हालत खराब हो जाए बेटा, कि लैक्स टाइम्स करंट बढ़ाना है हमारे बस की बात नहीं होगी। सेमीकंडक्टर में ऐसा कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं।